हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज प्रॉमिस्ड आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं है, इवन डेटा एनालिटिक्स का भी कोई नॉलेज नहीं है। सो बेसिकली लेमैन को अगर ये चीज़ करनी होगी तो कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होना चाहिए, तो इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज बनाई गई है। बिकॉज ये टॉपिक इतना वास्ट है एंड इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो एक वीडियो में इसे बना पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं, सो मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट मैं कवर कर सकूँ। आप पूछोगे अगर मुझे ये सीखना होगा तो कोई स्किल्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड है? तो नहीं, आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स होना चाहिए। 10वीं तक का मैथ्स भी बहुत हो जाएगा। एंड देन थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग अगर आप कर सकते हो तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस कोर्स। सो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? ये एक ऐसा स्टेप है जो मोस्ट ऑफ द लोग स्किप कर देते हैं। वो सीधा स्टेप 2 या 3 से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एक्चुअली डेटा एनालिसिस चालू होता है। बट स्टेप 1 डेटा एनालिसिस पे है ही नहीं। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजी। अगर मुझे कोई भी डेटा एनालिसिस करना होगा तो कौन से टाइप का साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, वो पूरे का पूरा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो तो आपका ये एनालिसिस का जर्नी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्टेप 1 में साइकोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजी क्लियर है, अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर एंड फोकस्ड है तो आपके लिए डेटा एनालिसिस बहुत ही ईजी टास्क बन जाएगा। अगर आपका साइकोलॉजी ही क्लियर नहीं है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे करना है, अगर आपको यही नहीं पता तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो ध्यान से देखिए एंड समझिए। अगर आपका ऐसा साइकोलॉजी नहीं है तो थोड़े दिन ट्राई कीजिए कि आप ऐसा साइकोलॉजी डेवलप कर सके। सो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये बेसिकली साइकोलॉजी होता क्या है फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सिर्फ एक बड़ा टर्म है, इसमें हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मैं उसे एनालाइज कर रहा हूँ कि वेदर ये मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, अगर करूँगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना नेगेटिव, यही सब अगर कोई एनालिसिस करता है तो उसे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं सबसे पहली बात बताऊं तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ले लीजिए, वो एक आपका ही एक एक्सटेंशन है। अब कैसे? लेट्स से मुझे अगर ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मुझे कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। मतलब मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसका ही एक्सटेंशन मेरा एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा। अगर मैं उसे ऑटोमेट कर दूंगा तो वह एल्गो बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको खुद का ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा, वेदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क पसंद है या आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। देन बहुत लोग रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। अगर ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन और भी बहुत चीज़ें, आपको खुद से पहले एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत लोगों को स्कैल्पिंग जमता है, बहुत लोग पूरा दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा वो आपका ही एक एक्सटेंशन है। आप उसे दूसरा कोई एंटिटी मत समझिए। सेकेंड थिंग इज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल, कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती।
मैक्स टू मैक्स 60-70% ऑफ द टाइम कोई एक पैटर्न या स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, उससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती है। तो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऑल ऑफ द टाइम राइट नहीं हो सकते हो। तो लेट्स से अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम का प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 60%, ठीक है, एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड इज 1:1, तो आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लूज कर रहे हो तब 1 रुपया लूज कर रहे हो, विन कर रहे हो तभी भी 1 रुपया ही विन कर रहे हो, एंड उसमें आपने चार्जेस एंड टैक्सेस मिला लिए। तो आप जब लूज कर रहे हो तब ज़्यादा कर रहे हो, एंड विन कर रहे हो तब कम कर रहे हो। तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी 60% है तो मे बी आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट अगर आपका प्रोबेबिलिटी 50% है एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, तो ये सिस्टम इटसेल्फ में आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें जब भी लॉस हो तब छोटे हो एंड प्रॉफिट हो तभी बड़े हो। क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी सिस्टम या मेथड ले लीजिए, उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 से 0.6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 60%, एंड रिस्क रिवॉर्ड भी लेट्स से 1:3 है। तो यहाँ पे इतने सारे एल्गोज है, मशीन लर्निंग है, बहुत कुछ हो रहा है, तो वो उन्हें भी ये सिस्टम मिल जाएगा। एंड जब ज़्यादा लोग सेम सिस्टम यूज़ करना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ड्रॉ डाउन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं सोचूं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास कुछ एज है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड एंड इवन इफ अगर मेरा आज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 60%, देन ऑल्सो आई शुड कंसिडर इट टू 50% ओनली, बिकॉज लॉन्ग टर्म में there is only 2 probability whether you will lose or you will gain. तो make sure जब भी आप profit करें you win big, and whenever you lose you should lose less or small. So that is the thing. Then आपको और एक बात आपकी साइकोलॉजी में बिठानी पड़ेगी कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। सभी आज जो सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है, आज वो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, आज उसका प्रोबेबिलिटी 0.7%, दैट इज 70% ऑफ द टाइम वो चल रहा है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। मे बी आगे जाके 1-2 साल में वो सिस्टम फेल हो सकता है, फॉरगेट अबाउट कम प्रॉफिट, वो लॉस देना भी चालू कर सकता है। ठीक है, तो एवरी सिस्टम विल फेल वन डे। तो अगर आपने कोई एक सिस्टम आज बना दिया तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको लॉस होगा ही नहीं, आपको लॉस हो सकता है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी सिस्टम है वो एक ना एक दिन फेल होगा, बट इसमें कैच है, जब तक वो फेल नहीं होता मेक श्योर आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा ले। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन प्रीवियसली 10% ही था, एंड आपका रूल है कि जब तक मैक्स ड्रॉडाउन 15% तक ना हो मैं ये सिस्टम को कंटिन्यूसली यूज़ करूँगा। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मैक्स ड्रॉडाउन 12% तक भी आ जाए, तो वो टाइम पे आपको सिस्टम स्टॉप नहीं करना है, आपको वो सिस्टम को रन करना है। क्या पता जब भी वो सिस्टम में 12% ड्रॉडाउन आए उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, यू नेवर नो। तो आपका रूल जो है आपको फॉलो करना चाहिए जब तक आपका मैक्स ड्रॉडाउन जो आपने डिफाइन किया वो हिट नहीं होता, और जब भी आपका मैक्स ड्रॉडाउन हिट हो जाए उसके बाद वो सिस्टम को ईदर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, मार्केट्स चेंज होते रहते हैं। सो आपको आपके सिस्टम को भी चेंज या अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं एंड वो बोलेंगे कि लाइफ टाइम मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। तो बॉस ऐसा नहीं चलेगा, आज में भी वो चल रहा है कल नहीं चलेगा। ठीक है, एंड जब भी आप कोई सिस्टम बनाए तो उसमें आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूँ, जब भी कोई सिस्टम बनाता है या स्ट्रैटेजी बनाता है वो डाउनसाइड रिस्क को कैलकुलेट करता है। लेट्स से मैं एक शॉर्ट सैडल बनाता हूँ, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं पुट साइड में एक हेज बाय कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत बार मार्केट 5-10% से ज़्यादा इंट्राडे में डाउन चला गया हो, दैट इज़ निफ्टी,
बट लेट्स से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि निफ्टी 10% अप इंट्राडे चला गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी आगे कभी ऐसा नहीं होगा। यू नेवर नो, यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आगे ऐसा भी हो भी सकता है, क्या पता अगर निर्मला सीतारमण जी ने लेट से कॉर्पोरेट टैक्स और 5% कम कर दिया, या एफडीआई का लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, या आरबीआई ने लेट से इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट से कम कर दिए, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक ही दिन में मार्केट में सर्किट लग सकता है। अब तक अगर कभी हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। सो बेसिकली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। साइकोलॉजी इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में। कोई ऐसा अजम्पशंस मत रखिए कि अगर पास्ट में कभी नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो जब भी कोई स्ट्रैटेजी या सिस्टम बनाए तो उसमें एक ब्लैक स्वान इवेंट्स के लिए जगह रखे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे फेल सेफ मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं वो टाइम पे क्या करूँगा, क्योंकि ये सब तो मैंने रेगुलर सिस्टम में नहीं डाला हुआ है। बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए मेरे पास कोई एक स्ट्रैटेजी होना मांगता है कि वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर जब ये चीज़ होगा तभी अनसर्टेनिटी और फियर बढ़ जाएगा। तो देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप पैनिक में आके कुछ रॉन्ग स्टेप ले ले। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया था, तो आपने बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज की डिफरेंट सिनेरियो में मैं क्या करूँगा उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हो। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो ये बेसिक साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है जब आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें। वो डिज़ाइन कैसे करना है उसका तो वीडियो आगे आएगा, बट ये बेसिक साइकोलॉजी अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि आपका क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का जर्नी कितना सिंपल होता है या कितना अप्स एंड डाउन्स वाला होता है। अगर आपने ये पहले ही सब समझ लिया है, सीख लिया है एंड ट्राई किया है अप्लाई करने का, तो कंपैरेटिवली आपको ये जर्नी इजी जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जर्नी पेनफुल है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड पेन ऑफ द जर्नी। अब आप पेन ऑफ द जर्नी कैसे बताऊं, मतलब मैं इसके लिए एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने इंडिया का बेस्ट पोर्टफोलियो का इक्विटी कर्व लिया है। सो दिस इज द इक्विटी कर्व ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ जनवरी 2000, दैट इज आज से अप्रॉक्सीमेटली 21.5 साल पहले, इट वॉज ट्रेडिंग एट 1500। आज उसका वैल्यू है 16,000 प्लस। सो अगर आपने गेस किया तो इट इज निफ्टी, करेक्ट। सो इट इज द निफ्टी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया। अगर आप ये चार्ट में देखोगे तो आपको लगेगा वाह क्या अच्छा इक्विटी कर्व है, सीधा ऊपर जा रहा है। बट ये जो ड्रॉडाउन्स है, ठीक है, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन ऑफ जर्नी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पेन इज रियल। ये आपको सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं एंड ये आपको सिर्फ चार्ट दिख रहा है इन योर कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल, बट ये जर्नी में जो पेन होता है, रिलेटिव्स मिलते हैं, बहुत कुछ होता है, तो पेन इज रियल। यू लिव इन अ सोसाइटी, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जर्नी पेनफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पेन नहीं दिख रहा होगा, तो लेट मी शो यू द पेन। सो दिस इज द पेन, ठीक है। यहाँ पे जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 60% तक ड्रॉडाउन हो गया था, ठीक है। दिस इज द 60% ड्रॉडाउन। और ये जो 2008 में चालू हुआ था, ये पीक से ये पीक तक आने के लिए उसे अप्रॉक्सीमेटली 2010, 2 साल से ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है। तो 2 साल कंटिन्यूअसली ड्रॉडाउन में रहना, इट्स अ बिग थिंग। आपको पहले समझना पड़ेगा क्या आप इतना ड्रॉडाउन झेल सकते हो। इफ़ यस देन यू शुड गो विद द सिस्टम, इफ़ नो देन आपको कुछ सोचना पड़ेगा। लेट से जब भी अगर ये मैं सिस्टम लेट से 2005 में मैंने चालू किया होता तो मैंने कोई एक ऐसा सिस्टम
डिज़ाइन किया होता, जब भी निफ्टी में 10% से ज़्यादा का करेक्शन आए मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। तो मे बी उस टाइम पे आप यहाँ पे ही एग्जिट हो गए हो, तो ये इतना पूरा ड्रॉ डाउन और पेन में भी आपने मिस कर दिया हो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भी जर्नी है इट कम्स विद अ पेन। ये क्योंकि 20 साल का चार्ट है तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं, बट लेट्स से अगर आप 2009 में खड़े हो एंड अगर आप सिर्फ 2007 का हाई देखें तो इट इज़ वेरी स्केरी। जहाँ पे 6000 पे मार्केट था वो 2500 पे आ गया था। सो सेम अगर मैं कोरोना का बात करूँ तो अभी 2020 में भी निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 39% तक ड्रॉ डाउन हुआ। तो वो अलग बात है, ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये जो ड्रॉ डाउन है इतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो इफ़ यू अगर आप ये देख सकते हो तो प्रीवियसली जो ड्रॉ डाउन हुआ था उसे रिकवर होने 2 साल लग गए थे, 2 साल से भी ज़्यादा। बट अभी जो ड्रॉ डाउन हुआ था 2020 में उसे रिकवर होने सिर्फ 8 to 9 मंथ ही लगे, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने साइकोलॉजी पॉइंट में एक चीज़ कहा था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो इसके बाद है यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अंकल पॉइंट। यह अंकल पॉइंट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैंने रिसेंटली एक इवेंट अटेंड किया था, वहाँ पे मिस्टर अतुल सुरे ने इसे एक्सप्लेन किया था। तो ये मेरा बनाया हुआ कोई पॉइंट नहीं है, ये उनका पॉइंट है। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अंकल पॉइंट होता क्या है एंड उससे डील कैसे किया जाता है। तो ये सब होने के बाद आपको कोई भी सिस्टम बनाए तो पहले उसका रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, ये पूरा वीडियो सीरीज उसी पे है। आगे आने वाले ऑलमोस्ट 6 से 7 वीडियोस आर ऑन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये वीडियो का पूरा फोकस था कि आपको एक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड करने कि दिस जर्नी इज गोइंग टू बी पेनफुल एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा पैसा कमाने का सोच रहे हो बाय डूइंग दिस, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग, क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी ही आपका ये जर्नी स्मूथ हो सकता है। तो आई होप ये फर्स्ट वीडियो, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, कि आपका साइकोलॉजी क्लियर करना कि क्या साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है। अगर आपका पहले साइकोलॉजी कुछ अलग था तो आई होप मैंने उससे थोड़ा क्लियर कर दिया कि बॉस ये शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। बट हम ट्राई करेंगे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो ईजिली कैसे समझ सके एंड इम्प्लीमेंट कर सके हमारे सिस्टम में। सिंपल सिस्टम्स वर्क इन द मार्केट, बट सिंपल सिस्टम को बनाना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे हमारा एम इज़ टू मेक सिंपल सिस्टम, बिकॉज सिंपल सिस्टम्स वर्क इन द मार्केट, बट इन्हें बनाना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें से सबसे पहला था दी साइकोलॉजी, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझा होगा कि साइकोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है एंड ये कैसे हेल्प करेगा आपकी आगे जर्नी में इन द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। सो मेक श्योर आप ये वीडियो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, लाइक करें, एंड सी यू इन दिस स्टेप 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।